इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कुछ ऐसा है कि कोई टनल के अंदर से आ रही है तो कोई कांटे वाले वायर से इंडिया घुस रही है। जरा इस वीडियोस को देखिए। এখন হচ্ছে অলরেডি ইন্ডিয়াতে আছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল। তো এখন হচ্ছে একটু ইন্ডিয়ান বাইক চালাবো। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं लगेगा और सीधा हम बांग्लादेश से इंडिया घुस जाएंगे। आपको ये जान के हैरानी होंगे कि एक वीडियो एक फेमस यूट्यूबर दिलबर हुसैन की है और इस वीडियो को 1 महीने पहले अपलोड किया गया था, जहां मिलियन से ज्यादा व्यूज है। लेकिन इस डेमो वाले वीडियोस के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया गया। तो हमारे इंडिया सेफ कितना है? अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास इंडिया डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। बीएसएफ की छुट्टी भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश की ऐसे बदतर हालत के चलते इंडिया को कोई हानि न हो। तो बांग्लादेश की हालत इतना बुरा हुआ कैसे? बांग्लादेश के पीएम को आज उनके देश से भागना पड़ा और उनके आलीशान बंगलों में जाके लोग ऐसा काम कर रहे हैं। कोई खाना खा रही है तो कोई सामान चुरा के ले जा रही है। यहाँ तक कि भी उनके अंडरगारमेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया। इस चीज को ऐसे लहरा के जा रही है मानो कोई जंग जीत गया है। इस कहानी का शुरुआत हुआ है 15 जुलाई शाम 7:15 पे। 20-25 लोग ढाका मेडिकल कॉलेज पे घुस के लाठी चार्ज करना शुरू करते हैं उन स्टूडेंट के ऊपर जो कोटा प्रोटेस्ट में घायल हुए थे। और यही सिचुएशन पूरे बांग्लादेश में है। इस कोटा सिस्टम को डिटेल्स में जानने के लिए हमें बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को अच्छी तरह से जानना होगा। 1952 के 21 फरवरी ढाका में एक रैली निकला था स्टूडेंट का, जिन लोगों का एक सिंपल मांग था कि बंगाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कर दिया जाए। भाषा भागना चाहिए। तब सरकार चाहते तो इस मांग को पूरा कर सकता था, लेकिन नहीं। पाकिस्तानी सरकार के आर्मी ने निशस्त्र उस स्टूडेंट के ऊपर गोली चला दी, जिसमें 5 स्टूडेंट का मौत हो गया। और यही से मांग उठता है एक अलग देश का, बांग्लादेश का। उस टाइम उस फ्रीडम फाइटर का लीडर था शेख मुजीबुर रहमान। मैंने भी खून दिया है और आगे भी देंगे, लेकिन इस देश को मुक्त करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके आम नागरिक भी उनके हाथ में शस्त्र उठा लिया था और फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट में शामिल हुआ। और 1971 26 मार्च बांग्लादेश आजाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान स्वाधीन बांग्लादेश का फर्स्ट पीएम बना। उन्हें बांग्लादेश का बोंगो बंधु कहा गया। उनके कई स्टैचूज भी बनाया गया था। उस टाइम पे जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, सरकार उनके लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए 30% जॉब्स रिजर्व रखा गवर्नमेंट सेक्टर में, जो बाद में उनके चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलता रहा। बांग्लादेश की पॉपुलेशन में फ्रीडम फाइटर्स की काउंटिंग हो तो सिर्फ 0.13% ही होता है। तो इन लोगों के लिए 30% जॉब ही क्यों रहेगा? और इसी कोटा सिस्टम के अगेंस्ट ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था। मांग तो फेयर था, जो लड़े थे उनका जॉब्स करने की उम्र नहीं रहा कि उनका मौत हो गया। और जो पोता पोती है वो आज के आम नागरिक की तरह ही है, तो उन्हें क्यों जॉब्स मिलेगा? तो 1 जुलाई से शुरू हुआ प्रोटेस्ट, जो बाद में हद से बढ़ने लगा, क्योंकि शेख हसीना लॉन्ग टाइम से बीएनपी पार्टी यानी ऑपोजिशन पार्टी को दबा के रखा था। इनफैक्ट इस साल तो शेख हसीना के ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने फेक वोट कराई थी। 300 सीट्स में उन्हें 222 सीट्स तो मिले थे, लेकिन कुछ इंटरनेशनल बॉडीज ने कहा कि ये इलेक्शन फेयर नहीं था। लेकिन बीएनपी पार्टी ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया। लेकिन ये तो था पॉलिटिक्स। शेख हसीना स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स यूज किया था। 14 जुलाई शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ उनके एक स्पीच ने प्रोटेस्ट की अग्नि में घी डालने का काम किया। उनके स्टेटमेंट ये था कि फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन को जॉब्स नहीं मिलेगा, तो क्या राजाकार के चिल्ड्रन को जॉब मिलेगा? मुक्तियोद्धाদের नातीपुतिराও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের नातीपुतिরা পাবে? यहाँ पे बता दूं कि राजाकार वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एक अलग स्वाधीन राष्ट्र बने या पाकिस्तान से अलग हो जाए। और शेख हसीना के स्टेटमेंट से राजाकार भी भड़क उठा और स्टूडेंट के आड़ में शेख हसीना को देश से बाहर जाने की षड्यंत्र किया, जिसमें बांग्लादेश की मिलिट्रियन ग्रुप भी शामिल था। 15 जुलाई ये सिचुएशन और भी बुरा होता गया। ढाका यूनिवर्सिटी में कई प्रोटेस्टर घुसे और अगले दिन ही पूरे बांग्लादेश में वायलेंस फैल गई। ढाका हो या रंगपुर, कहीं पर भी स्टूडेंट का मौत हो रहा था। हर तरफ रबर बुलेट्स, टियर गैस यूज किया जा रहा था। फिर बांग्लादेश सरकार इस प्रोटेस्ट में मिलिट्री को इन्वॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट के खिलाफ था सरकार, मिलिट्री, पुलिस और अवामी लीग के स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद 18 जुलाई से प्रोटेस्टर नारा लगा कि डिक्टेटर को हटाओ। हर तरफ सरकारी बिल्डिंग चलने लगे। तो शेख हसीना की सरकार देश की 4G कनेक्शन ही बंद कर दिया ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये सिचुएशन हद से बाहर चला गया और पुलिस शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया, जिसमें अप्रॉक्स 15 नाबालिग बच्चों का शूट कर दिया गया। उसमें से एक 15 साल की लड़की थी जो वीरेंद्र से अपने लिए कपड़े कलेक्ट करने गया था।
16 से 20 तारीख के बीच 100 स्टूडेंट का मौत हो गया। ये तो ऑफिशियल डेटा के अनुसार था, लेकिन अनऑफिशियली शायद ये नंबर ज्यादा था। शेख हसीना एक ऐसी लड़की थी जो 28 साल की उम्र में अपने फैमिली को मरता हुआ देखा था। 1975 में पाकिस्तानी मिलिट्री एंड कॉप मुजीबुर रहमान का पूरे फैमिली को मार दिया था। शेख मुजीब ने पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी ने उनका फोन उठाया नहीं। इतने में एक दूसरा अफसर आया और उसने शेख मुजीब को गोलियों से भून डाला। तब उनके बेटी शेख हसीना और उनकी एक बहन जर्मनी में थी, इसलिए वो मौत से बच गए थे। उसके बाद जब शेख हसीना पीएम बनी, तभी भी उनको बांग्लादेश के मिलिट्री एंड ग्रुप के बारे में एक संकोच था, और आज 2024 में वो सब हकीकत में बदल गया, क्योंकि गुस्सा हद से बढ़ गया था कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। तो स्टूडेंट का मांग बढ़ने लगी, क्योंकि 5 जून बांग्लादेश की हाई कोर्ट ये अनाउंस किया था कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके फैमिली देश के सबसे बड़े डिसएडवांटेज सिटीजन है। तो कोटा सिस्टम को हटाने की तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, तो कोटा सिस्टम को नहीं हटाया जाएगा। बाद में इस फ्रीडम फाइटर्स के कोटा को घटा के 2% कर दिया गया, लेकिन प्रोटेस्टर का मांग था कि फ्रीडम फाइटर्स के इस कोटा को पूरी तरह से हटाना होगा। तो स्टूडेंट का मांग था कोटा सिस्टम से इस फ्रीडम फाइटर वाला कोटा को हटाना होगा, इंटरनेट सर्विसेज को चालू करना होगा, उसके साथ स्कूल कॉलेजेस को स्टार्ट करना होगा, साथ में जिन प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर लिया गया था उन्हें रिहा करना होगा, और पीएम को माफी मांग के अपना पद से रिजाइन देना होगा। लेकिन जब एक हफ्ते बाद भी ये मांग पूरी नहीं हुआ, तो शेख हसीना को देश से बाहर करने की साजिश किया गया, जो आज के दिन सक्सेस भी हो गया। 4 अगस्त के बाद स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस का क्लासेस बंद किया था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट शेख हसीना की रेजिग्नेशन की मांग किया और ढाका तक एक लॉन्ग मार्च शुरू किया। लोग टैक्स देना बंद कर दिया। इसमें जब सरकार रिप्लाई दिया तो वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया, जिसमें और 100 लोगों की मौत हो गया। और स्टूडेंट ने देखा कि सरकार माफी मांगने की बजाय वायलेंस को और ज्यादा बढ़ा रही है, और इस प्रोटेस्ट के आड़ में कुछ लोग बांग्लादेशी हिंदूज को भी टारगेट किया। उनके घर जलाया गया, उनके मंदिर को भी तोड़ा गया। और 5 अगस्त को प्रोटेस्टर शेख हसीना के घर को घेर लिया। दोपहर के 1:30 बजे उनके सिक्योरिटी टीम्स ने उनको कहा, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो आपको बांग्लादेश छोड़ के अभी जाना होगा। जाने से पहले शेख हसीना एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहा और अपने बैग पैक करना चाहा, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं था। हालांकि उस टाइम भी शेख हसीना आर्मी से बात किया था कि आप फोर्स क्यों नहीं यूज करते हैं प्रोटेस्टर के खिलाफ, लेकिन आर्मी ने ये करने से साफ मना कर दिया, और शेख हसीना को जो आर्मी के खिलाफ शक था वो सच हो गया। उसके बाद शेख हसीना अपने बहन के साथ इंडिया भाग आई। तो इंडिया के लिए ये सिचुएशन कितना सीरियस है, क्योंकि इंडिया के नेबर कंट्री श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और अभी बांग्लादेश, हर एक कंट्री का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जब आपके पड़ोसी देश एक अनस्टेबल एरिया में होता है, वो किसी भी देश के लिए गुड न्यूज नहीं होता है। शेख हसीना इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप बंद करने की काम किया था। तो इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशन बहुत स्टेबल था, लेकिन पास्ट में जब बांग्लादेश को बीएनपी पार्टी लीड कर रहा था या फिर आर्मी रूल कर रहा था, तो इंडिया के साथ बांग्लादेश की रिलेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। तो बांग्लादेश की इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट है।